प्रोबेबिलिटी बच्चे, प्रोबेबिलिटी को और हम क्या कह सकते हैं? चांस। चांस का मतलब किसी चीज के होने के क्या चांसेस है या फिर ना होने के क्या चांसेस है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी में दो वर्ड्स घूमते हैं, एक होता है पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी पॉजिटिव वाली या फिर पॉसिबिलिटी नेगेटिव वाली, कि किसी चीज के होने के यस के कितने चांसेस है, नो के कितने चांसेस है। हमेशा इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी रहती है। तो किसी चीज के होने की अगर मैं आपको बोल दूं 60% चांसेस है कि ये चीज होगी, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली बोल दोगे मैम 40% चांसेस है कि वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझने वाली होती है कि प्रोबेबिलिटी का कलेक्टिव चांस कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है। अगर परसेंटेज में बोले, अगर नंबरिंग में बोले तो वो हमेशा 1 होती। मतलब ऐसे हो सकता है 0.6 प्लस 0.4 मिलके हमेशा 1 बन जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना भी ऊपर नीचे होता रहे, पर पॉजिटिव और नेगेटिव को जब भी जोड़ोगे हमेशा या तो आंसर आपका 100% आएगा या 1 आएगा। ठीक है, पहली बात सीखने वाली ये होती है प्रोबेबिलिटी में, कि प्रोबेबिलिटी में एक तो ये होता है कि इनके आपने साइन भी याद रखने हैं। हमेशा जो पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट होता है बच्चे, उसे पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो नेगेटिव वाला पॉइंट होता है उसे हमेशा क्यू से डिनोट किया जाता है। हमेशा कैसे डिनोट किया जाता है? क्यू से। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम? पी प्लस क्यू। किसी चीज के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं बोल दूं आज बारिश होगी, इस चीज के चांसेस है 70% चांसेस है कि आज बारिश होगी, तो साथ में एक नेगेटिव बंदा खड़ा है, वो कह रहा है कि ना होने के चांसेस बताओ। तो वो कहते हैं मैथ कर लो ना, 30% चांसेस है इसका मतलब कि बारिश नहीं होगी, होने के 70% है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज का होना ना होना, ठीक है, दोनों को जब मिला लिया जाता है तो वो 100 या 1 बन जाता है। तो ऑब्वियसली अगर दूसरा काउंट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू काउंट करने के लिए पी की प्रोबेबिलिटी को बीच में से माइनस कर दो। तो अब कहीं पे भी मैं पी क्यू वर्ड यूज करूं तो आपको पता लग जाना चाहिए पी का मतलब यस और क्यू का मतलब नो, ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों मिला के एक ही पॉइंट पे, एक ही बात पे, एक ही सिचुएशन पे, या फिर प्रोबेबिलिटी में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इवेंट। किसी एक इवेंट का होना, ठीक है, हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है। दोनों को प्लस कर दें तो। ठीक है, तो हैपनिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पी, नॉन हैपनिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्यू। उसका टोटल हमेशा 1 के इक्वल टू होता है। अभी कुछ बेसिक्स वाले पॉइंट है, सबका मैथ हो चुका है, तो आई बिलीव कि सबने ये चीजें कर ली हैं। ठीक है, जैसे फैक्टोरिंग सबको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरिंग के लिए क्या साइन यूज करते हैं? एक तो या तो ये फैक्टोरिंग के लिए या साइन यूज होते हैं, या हम ऐसे लिखते हैं कि जिस भी वर्ड की, जिस भी डिजिट की हमने फैक्टोरिंग निकालनी है उसे लिखा और उसके साइड पे ऐसे एल ड्रॉ कर दिया। ये चीज फैक्टोरिंग निकालनी किसे किसे आती है? एक बार मैसेज पे जल्दी से यस लिखो जिसे फैक्टोरिंग निकालनी आती है। एवरीवन, फैक्टोरिंग बताओ किसे किसे निकालनी आती है? ओके, इजी है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बोलूं 8 का फैक्टोरियल, उसका मतलब क्या होता है कि 8 को से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी डिजिट्स को लिख दो मल्टीप्लिकेशन में। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मतलब होता है कि कितनी फैक्टोरिंग, फैक्टोरिंग का मतलब कि किसी चीज को कितनी बार रिपीट पे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को मैंने कहा है कि हम ना लाइन वाइज ना कोई मतलब राइड है कोई, उस पे चढ़ेंगे, वो जो गोल वाली होती ना व्हील वाली राइड, मान लो हमने राइड पे जाना है, तो हमने कहा कि चांसेस है कि कोई भी किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो सकता है, कि किसी को हो सकता है फर्स्ट वाला डब्बा मिल जाए, किसी को सेकंड वाला मिल जाए, थर्ड वाला मिल जाए। तो फैक्टोरिंग का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि अरेंजमेंट कैसे की जाएगी, कि कौन से पर्सन को कहाँ बिठाएं। जैसे 8 है, वो 8th नंबर पे है, तो चांसेस है वो 8 बार कहीं पे बिठाया जा सकता है। मतलब हम उसे या तो फर्स्ट चेयर पे बिठा सकते हैं, या तो सेकंड पे, या तो थर्ड पे। ठीक है, वही अगर 7 लोग हों तो उनके लिए 7 मिनिमम चेयर्स चाहिए। 6 होंगे तो 6 चेयर्स चाहिए। इसलिए हमेशा फैक्टोरिंग को ना उल्टी दिशा में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, कि हर बंदा
हर पॉइंट पे अगर हम एक एक छोड़ते जाएं तो कितनी और चांसेस होते हैं, कितनी और अरेंजमेंट की जा सकती हैं। तो पहले तो फैक्टोरिंग का मैथ ही बस समझते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल लिख दूं तो क्या लिखूंगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सबको पता है ना फैक्टोरियल कैसे होता है। चलो अभी बच्चे आगे, प्रोबेबिलिटी में कुछ रूल ऑफ काउंटिंग यूज होते हैं जो आपने अपने मैथ में जरूर पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में भी है आई नो। ठीक है, मैं लिख रही हूं दोनों के नाम। एक होता है बच्चे और, एक होता है एंड। बताओ और को क्या कहते हैं। और को प्लस कहते हैं, एंड को मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, और को प्लस कहते हैं, हाँ, और एंड को मल्टीप्लाई कहते हैं। और को जैसे हिंदी में बोलूं तो आप किसी भी, कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि या तो आज मैथ का टेस्ट होगा या फिर आज लॉ का टेस्ट होगा, मतलब क्वेश्चन ने और की कंडीशन लगा दी, क्वेश्चन ने और की कंडीशन लगा दी। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन दो बातों को साथ में बोल देते हैं ना, जैसे अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि सिर्फ ये बता दो मैथ का टेस्ट होने के क्या चांसेस हैं, तो आप बोलोगे मैथ के डेटा के बारे को देखोगे। पर अगर क्वेश्चन ने दो चीजें बोल दी कि मैथ का भी हो सकता है या फिर लॉ का टेस्ट भी हो सकता है, तो दो टेस्टों की वो बात करे, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। जब कोई कहता है और तो इसका मतलब एक ही होगा, दो साथ में नहीं हो सकते। पर जब कोई कहता है एंड, जैसे मैथ एंड लॉ का टेस्ट होगा, तो इसका मतलब दो टेस्ट होंगे आज। मतलब ये तो इंग्लिश वाली बात है कि और का मतलब या तो एक टेस्ट होगा, एंड का मतलब या दोनों ही टेस्ट होंगे। ठीक है, तो एंड का मतलब ज्यादा होता है, एंड से चीजें ज्यादा हो जाती है, तो उससे याद रखा करो मल्टीप्लाई होगी चीजें। जब भी हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो ज्यादा होती है। ऐड में चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी मल्टीप्लीकेशन से हो जाती हैं। जैसे 2+3 बोलूं तो वो 5 होता है, पर 2 × 3 बोलूं तो वो क्या बन जाता है, 6 बन जाता है ना। तो एंड में चीजें हमेशा ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन ही होनी चाहिए अभी आपको आगे जाके। अब कहीं क्वेश्चन में और दिख जाए तो समझ जाना हमने प्लस करना है, दोनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस करना है। जैसे क्वेश्चन में हम पहले मैथ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर लॉ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे अगर क्वेश्चन ने और बोला है। अगर क्वेश्चन ने एंड बोला है तो हम मैथ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर लॉ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बच्चे अगर क्वेश्चन ने कभी भी आपको बोला अरेंज कर दो डेटा को, अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में लोगों को बिठा दो, तो हमेशा वहां पे ध्यान रखना क्या यूज होता है बच्चे, फैक्टोरिंग यूज होती है। हमेशा क्या यूज होता है, फैक्टोरिंग यूज होती है। और जैसे अरेंजमेंट जब भी होती है तो फर्स्ट से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट करनी है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 से लेके 8 तक जितने भी मतलब नंबर उन्होंने दिए हैं, तो उस अरेंजमेंट कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक बता दो कि आप लोगों को या फिर चेयर्स को या फिर बुक्स को कैसे अरेंज करोगे। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अरेंजमेंट का तो उसका मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में लगाना चीजों को। आगे बच्चे आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी आई थिंक चैप्टर कर लिया है, तो आपको थोड़ा मैं जो बोलूंगी वो रिलेट कर पाओगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, परमुटेशन को और क्या कह सकते हैं बच्चे, और कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन के लिए मैं एक वर्ड यूज कर सकती हूँ, उसे कहते हैं अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन के लिए वर्ड यूज होता है सिलेक्शन। परमुटेशन का फॉर्मूला यूज होता है जब हमने चीजों को अरेंज करना है, कि हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लो 10 लोग खड़े हैं, इन्हें अरेंज करके ना रो में बिठा दो, तो हम वहां पे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं और टीचर चाहती है कि कोई 5 बच्चे स्पीच दे, तो हमने उन 40 में से उन 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो उसे कहते हैं सिलेक्शन करना। जब भी क्वेश्चन सिलेक्शन करने को कहेगा कि ज्यादा डेटा में से ये चीज सिलेक्ट कर दो, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन कहेगा कि जितने भी लोग हैं सबको बस एक अरेंजमेंट में बिठा दो, तो हम परमुटेशन यूज करेंगे। फॉर्मूला आई थिंक यू ऑलरेडी नो, मैं एक बार लिखूंगी तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन समझा रही हूँ बच्चे। कॉम्बिनेशन के लिए अगर बोलूं तो मैं एक इंग्लिश टाइप चीज लिख रही हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। कॉम्बिनेशन में मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 आइटम्स में से
8 आइटम्स को सिलेक्ट करना। 10 आइटम्स में से हमने 8 आइटम्स को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे बच्चे फॉर्मूला अगर बोलो तो यूज होता है एनसीआर, एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। जहां पे ये जो एन होता है, एन को बोला जाता है बच्चे टोटल आइटम्स। क्या बोला जाता है? टोटल आइटम्स, जो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या होंगी? 10 होंगी। तो मैं एनसीआर को क्या बोल सकती हूँ? 10C। अब आर की जगह क्या होता है? आर का मतलब होता है आइटम्स टू बी सिलेक्टेड, आइटम्स टू बी सिलेक्टेड, कि इन 10 में से क्वेश्चन कितनी सिलेक्ट करने को कह रहा है। जैसे मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला कि 10 में से 8 आइटम सिलेक्ट कर दो, तो आर क्या बन गया मेरा? 8। मतलब टोटल 10 आइटम्स में से मैंने 8 आइटम सिलेक्ट करनी है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या यूज होना है? 10C8। अभी ये तो समझ में आ गया कि एन क्या होता है, आर क्या होता है। एन का मतलब टोटल नंबर, आर का मतलब जितनी सिलेक्ट करनी है टोटल में से। तो अगर इसका फॉर्मूला बताऊं बच्चे, वो क्या होता है? एन का फैक्टोरियल, नीचे डिनोमिनेटर में आर का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला पता है ना सबको? एवरीवन फॉर्मूला याद है? अभी इसे सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे। यहां क्या लिखूं? 10 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा बच्चे? आर की जगह 8 का फैक्टोरियल, फिर आप अंदर 10 का फैक्टोरियल माइनस 8 का फैक्टोरियल। ठीक है। आप बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो, मुझे पता है मैथ है, कुछ लोग कैलसी पे जंप भी कर गए होंगे, पर हमेशा अपने आप को ना पहले डाटा नैरो करके दिया करो, मतलब अपने आप को डाटा थोड़ा कम करके दिया करो। ठीक है। तो जैसे अगर इसे लिखूं बहुत ही ज्यादा, जैसे एक नॉर्मल बच्चा जैसे निकालेगा, वो क्या करेगा? ऐसे करना स्टार्ट कर देगा। ये काम करेगा, सेम काम वो नीचे करेगा। ठीक है। अंदर 10 - 8 आ गया 2, तो अंदर कर देगा 2 × 1। यही काम करेगा ना नॉर्मल बच्चा। आपने बच्चे ये काम नहीं करना है। ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपने ये काम नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है, ये चीज जो मैं ट्रिक सिखा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए चाहे दोबारा पूछ लेना। जैसे डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर में मुझे 8 फैक्टोरियल दिख रहा है, ये 10 - 8 करके 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, मतलब ये 3 डिजिट्स हैं टोटल। इस इन तीनों में से चूज कर लिया करो कि किससे क्या काटा जा सकता है। जैसे 10 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 8 के बाद लिखना तो है 7 6 5 4 3 2, तो अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक क्या है? 8 का फैक्टोरियल ही है। 8 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना हम इसे। तो अपने दिमाग में ना ऐसे नैरो डाउन कर लेना, नीचे 8 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने दो, 2 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने दो। अब देखो हमारे लिए कितना आसान हो गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या था? 10 × 9 ÷ 2, 90 ÷ 2 45 आंसर। तो लॉन्ग रूट से नहीं जाना है, क्योंकि हमने एमसीक्यूज करने, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने जाना है शॉर्ट रूट से। अपने दिमाग में कोशिश करनी है ये चीज थोड़े टाइम लिख के प्रैक्टिस करना कि किससे क्या कटेगा। अदरवाइज फिर धीरे धीरे देखना दिमाग ही आपको बताना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा इससे ये कट जाएगा, क्यों कभी कभी ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपको उसने सिर्फ एक आइटम सिलेक्ट करने को कह दिया, तो ये हिस्सा कई बार बड़ा हो जाता है, कई बार ये हिस्सा बड़ा होता है, जिससे जो कटता है काट दिया करना, ताकि ना हमारा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो, हमें किसी चीज को लिखना भी ना पड़े, फटाफट आंसर हो जाए। दूसरा क्या है? परमुटेशन। परमुटेशन किसके लिए यूज होता है? अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। तो अरेंजमेंट के लिए अगर परमुटेशन यूज होता है तो यहां पे बच्चे पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिर्फ एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। क्या चीज मिसिंग है? वो आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में नहीं आता डिनोमिनेटर।
अब क्यों नहीं आता वो रीजन भी समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं किसी चीज को अरेंज करना, अरेंजमेंट में भी तो सिलेक्शन होती है। अब मान लो कि 5 टॉफीज रखी हैं, तो मैंने कहा लाइन बना लो, तो कौन पहले खड़ा होगा लाइन में? कितनी धक्का मुक्की करोगे इस चक्कर में। अगर वो टॉफी बहुत ही सुंदर है, मान लो फॉरेन से आई है, व्हाइट चॉकलेट वाली अच्छी वाली टॉफी, तो लड़ोगे ना कि नहीं पहले मैं खड़ा होऊंगा, पहले मैं खड़ा होऊंगा, मिलनी चाहे सबको, तब भी अपनी सीट चूज करते वक्त ना बंदा धक्का मुक्की करता है। कहते हैं अरेंजमेंट में भी सिलेक्शन छुपी होती। किसी चीज को अरेंज करने से पहले सिलेक्ट तो करोगे ना, फर्स्ट पे किसे रखूं, सेकंड पे किसे रखूं, थर्ड पे किसे रखूं। अरेंज तो करना है, अरेंजमेंट से पहले सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी। अब सिलेक्शन हर बार होती है, तो सिलेक्शन का अगर फॉर्मूला देखे तो सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। पर ये जो सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है ना, ये एक सीट का आंसर देता है आपको। एक सीट का, आपको एक सीट का आंसर मिला कि एक सीट के लिए कौन सेलेक्ट हुआ। ऐसे ही मान लो कि अगर हमने 10 सीटें सिलेक्ट करनी है, उसे क्या कहा जाता है? आर बोला जाता है ना। तो एक को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली होगी ना 10 सीटों के लिए सिलेक्शन। तो ये और ये आपस में कट जाते हैं, इसीलिए इसके फॉर्मूला में आर मिसिंग होता है, आर कभी नहीं आता। अभी बच्चे प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक काम करती हूँ, एक नॉर्मल सी चीज ना, बच्चे फिर बाद में भूल जाते हैं, मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ ताकि नोट्स में भी लिखा रह जाए कि जब भी अगर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बन रही है ना कि हमें एनसीएन निकालना है, मतलब कि सिचुएशन बन रही है 5C5 निकालो, 4C4 निकालो, 2C2 निकालो, मतलब एन भी वही है, आर भी वही है, ठीक है। तो हमेशा हमेशा उसका आंसर 1 होता है, मतलब 5C5 को सोल्व करोगे हमेशा आंसर 1 होगा, ठीक है। 4C4 को सोल्व करोगे हमेशा आंसर 1 होगा। करके बता देती हूँ, नहीं तो जैसे 5C5 को सोल्व करो, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, अंदर क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 5 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे? 1 होता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो ये क्या बन गया? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 1। 5 से 5 कट जाएगा तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, ठीक है। तो यही कहानी चाहे 1000C 1000 हो, 500C 500 हो, हमेशा आंसर 1 आना है। तो एनसीएन को रट के रखना है, एनसीएन इज 1। कहीं पे भी दिख जाए ना ये जैसे ही है 10C5 10C10 20C20, तो सीधा उसकी जगह 1 लिख दें, ठीक है। वहीं अगर बच्चे कभी भी NC1 आ जाए, जैसे मैं बोल दूं 5C1 आ गया, 4C1 आ गया, मतलब R1 है, R1 है, तो हमेशा N ही आंसर होता है। मतलब 5C1 आ गया तो हमेशा 5 ही आंसर होगा। 6C1 आ गया तो हमेशा 6 ही आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 6C1, उसका आंसर हमेशा 6 आता है। लिख दूं 5C1, उसका आंसर हमेशा 5 आता है, ठीक है। ये दो चीजें कॉम्बिनेशन के बारे में याद रखनी है। मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में लिखा, परमुटेशन के बारे में नहीं लिखा, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे चले। अब बेसिक्स वाली जितनी बातें थी बच्चे वो हो गई, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं प्रॉपरली, ठीक है। जितनी चीजें भी आपके आगे जाके क्वेश्चंस में यूज होनी है ना, वो मैं बता चुकी हूँ, और कोई हाई फाई चीज आएगी नहीं, ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर डेफिनेशन पे जाएं बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट नोन एज एन इवेंट और एन आउटकम। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जैसे मान लो कि मैं आपसे आज पूछ रही हूँ बच्चे तैयारी हो गई, ठीक है, बताओ पास हो जाओगे? तो आधे बच्चे मन में सोच रहे होंगे मैम डर लग रहा है, पता नहीं होंगे पास या नहीं होंगे। तो आपको भी अपने आप को चांसेस दिखते हैं। जिस बच्चे की तैयारी हो गई ना, वो तो फुदकते फुदकते बोलेगा मैम मैं पास हो रहा हूँ, ठीक है। जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, अभी चैप्टर बचे हैं, जैसे कहेंगे मैम प्रोबेबिलिटी तो हुआ नहीं, पास कैसे हो जाएंगे? बाइनोमियल तो हुआ नहीं, कैसे पास हो जाएंगे? तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको खुद के चांसेस दिख जाते हैं कि इस केस में मैं क्या कर पाऊंगा, इस केस में मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आउटकम हमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी का मतलब एक कहें कि एक ना जद्दी फॉर्मूला या फिर एक ही फॉर्मूला है,
जो किसी भी सिचुएशन में फंसे होगे ना, वो कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है। प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से निकलती है हमेशा। एक होता है बच्चे ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में बारे में मैं बात करती हूँ कॉइन की, ठीक है। कॉइन में दो साइड्स होती हैं, सिक्के के दो पहलू, एक होता है हेड, एक होता है टेल। एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। तो आपको मैं बोलूं कि मैं टॉस करने वाली हूं, क्या चूज कर रहे हो, आपने बोला मैम हम टेल चूज करें, ठीक है। तो टेल एक ही है ना, आपको क्या पसंद आया, टेल। तो आपकी फेवरेट क्या निकली, टेल। आपने क्या मांगा, टेल मांगी, तो आपने एक ही पे दाव लगाया। टोटल आउटकम का मतलब होता है कितने आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगी, मतलब दो हैं टोटल चीजें जो आ सकती हैं। तो टोटल समझ में आ गया कि मैक्सिमम कितनी चीजें हैं, एक हेड है एक टेल है, वो टोटल हो गया। आपको क्या पसंद आया, आपने क्या चूज किया, टेल, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक बार सिक्का फेंकोगे तो एक बार ही टेल आएगी, या टेल आएगी या हेड आएगा, ठीक है, या टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, टोटल कितने हो गए, 2। तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या बन जाता है, 1/2 इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी बच्चे डाइस की बात कर लेते हैं। डाइस सबने देखी है, लूडो सबने देखी है, ठीक है। लूडो में वो जो डाइस होती है, उस डाइस में कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यही लिखे होते हैं ना उस डाइस पे। जब भी हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं या फिर वो सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें 6 ही होते हैं मैक्सिमम। तो किसी में कितना मैक्सिमम है, मैं बोलूं 7 आ जाएगा, आप बोलेंगे मैम 7 है ही नहीं। मैं बोलूंगी 10 आ जाएगा, 10 है ही नहीं। तो इसका मतलब टोटल आउटकम कितनी है, काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो टोटल आउटकम हो गया 6। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको क्या कहता है। क्वेश्चन अगर आपको अलग अलग सिचुएशन देगा, उससे मेरी फेवरेबल आउटकम चेंज हो जाएगी। पर डाइस के क्वेश्चन में टोटल आउटकम तो सेम रहेगी ना। तो बच्चे हमेशा कॉइन के केस में टोटल आउटकम क्या होती है, 2। डाइस के केस में टोटल आउटकम क्या होती है, 6 होती है, कि टोटल आउटकम फिक्स रहती है। क्लियर। अभी एक एक करके क्वेश्चन कराती हूँ, तो उससे ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और सिचुएशन भी समझ आने लगेंगे कि कैसे पहचानना होता है। जैसे यार डाइस इज रोल्ड, हमने एक डाइस फेंकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर अपीयर, कहते एक नंबर आ गया, पर कहते एक ही बार फेंकी। तो अगर फॉर्मूला देखूं तो अब मैं हमेशा फॉर्मूला को ऐसे लिखूंगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पे टोटल आउटकम तो सबको याद हो गया होगा, 6 ही होना है, क्योंकि एक डाइस फेंकी गई है तो टोटल आउटकम 6 ही है। कोई भी नंबर आ गया, उसने कहा अ नंबर, कोई भी नंबर आ गया तो एक बार में एक ही नंबर आएगा। जैसे ये डाइस फेंकी, अब बचपन में दोस्तों के साथ खेलते थे, तो किसी ने कहा एक बार डाइस फेंकनी है, दूसरी बार फेंकने देंगे, नहीं, एक ही नंबर आना है। तो ऑब्वियसली फेवरेबल आउटकम भी कितनी आएगी, एक। अब वो आपकी किस्मत है, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो वो किस्मत है आपकी, पर नंबर एक ही आएगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1/6, ठीक है। अब सेम केस, डाइस फेंकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 5 अपीयर। पहले क्वेश्चन क्लियर नहीं था कौन सा नंबर आया, चलो अब क्वेश्चन ने ये बता दिया कि 5 नंबर आया, क्या बच्चे उससे मेरी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। एवरीवन आंसर लिख के बताओ क्या आएगा आंसर, अगेन 1/6 मैम, कोई फर्क नहीं पहना, राइट। फिर 1/6 ही रहेगा, पहले नाम पता था, नहीं पता था उस अंक का, अब पता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नाम बताओ ना बताओ, एक नंबर आ रहा है ना, 1/6, ठीक है। आगे बच्चे सेम मान लो वही डाइस हमने फिर से फेंकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओड नंबर अपीयर, कि इस बार जब उसे फेंका है तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम तो हमें पता है मैम, दैट इज 6। क्वेश्चन कह रहा है ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो चूज करो इसमें से ओड नंबर कौन सा है, 1 इज अ ओड नंबर, 3 इज अ ओड नंबर, 5 इज अ ओड नंबर। तो कितने हो गए ओड नंबर, 1 2 3, टोटल कितने हैं, 3। तो 3 डिवाइड बाय 6,
क्योंकि 3 ओड नंबर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन इवन नंबर का आ जाता तब भी आंसर क्या आना था, 3/6। अब ये 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस क्या है। हो सकता है ऑप्शन बोल दे 3/6, हो सकता है ऑप्शन बोल दे 1/2, ये भी हो सकता है ऑप्शन बोल दे 0.5। तो 1/2 का आंसर 0.5 ही आता है। आगे बच्चे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर। 4 से बड़ा नंबर आ गया तो सारे नंबर लिख लो। तो बताओ 4 से बड़ा क्या है। ग्रेटर देन बोला उसने, 4 इंक्लूड करने को नहीं बोला उसने बीच में, ये ध्यान रखना। ग्रेटर देन बोला है। हाँ वेरी गुड मैम। 5 इज ग्रेटर देन 4, 6 इज ग्रेटर देन 4, तो 2 ही है। 2/6, ये क्या डिवाइड बाय 3, ये हो सकता है ऑप्शन में 0.33 लिखा हो। ठीक है, तो जो भी लिखा होगा हम उस पर टिक कर देंगे। क्लियर है सबको। सिंगल डाइस फेंकने पे समझ में आ गया, किसी चीज को एक बार फेंका है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इस चीज पे मत जाना कि सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। आई एम 100% श्योर एक क्वेश्चन सिंपल जरूर आता है प्रोबेबिलिटी का, फ्री का नंबर। और बच्चा हमेशा सिंपल में गलती करता है, डिफिकल्ट में गलती नहीं करता। तो बड़े हर क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि ये क्वेश्चन ना एक नंबर मतलब मेरी जिंदगी है, एक नंबर से बच्चा फेल हो जाता है। तो एक नंबर को ना बड़े प्यार से देखना है, कोई गलती नहीं करके आना। आगे बच्चे, अब मान लो कि डाइस को एक बार नहीं फेंका, बच्चा थोड़ा रोंदड़ू है। कई बार होता है ना दोस्त, रोंदड़ू होता है, 6 नहीं आया, मैं एक बार और फेंकना है। तो हमें भी तरस आ जाता है, मतलब ठीक है दूसरी बार फेंक ले, तीसरी बार फेंक ले, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक फेंकी जा, रोना बंद कर दे बस। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन का मन होगा डाइस को 5 बार फेंकना, फेंकी जाए। ठीक है, तो हम काउंटिंग ध्यान में रखेंगे कितनी बार फेंक दिए। ठीक है, तो अगर पहले हम एक बार डाइस को फेंक रहे थे तो हमें पता था 6 टोटल आउटकम्स थे। अब दूसरी बार फेंका तो 6 और हो गए, तीसरी बार फेंका 6 और हो गए, चौथी बार फेंका 6 और हो गए। मान लो 4 बार ही फेंका था, तो या तो 6 को 4 बार ऐड करो बच्चों की तरह, या तो एक काम करो 6 की पावर 4 ले लो। समझ रहे हो। तो ऐड वाला रूल चलता ही नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखना हमेशा। बच्चे, ये मैं लिख के क्यों काट रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना कई बार बाद में ना प्रोबेबिलिटी, जब अभी मान लो दिसंबर में पास हो गए बहुत अच्छी बात है, कभी अगर जून अटेम्प्ट में पढ़ना पड़ गया ना, आप भूल जाओगे कि अच्छा टोटल आउटकम में क्या करना होता था। ठीक है, तो प्लस लिख के काट रही हूँ, प्लस नहीं करना होता है। जितनी बार डाइस फेंकते जाएंगे इसका मतलब ये नहीं 6+6 6+6 करते जाए, नहीं, 6 की पावर उतनी लेनी होती, उतना गुना करना होता है उसे। ठीक है, 6 की पावर बढ़ानी होती। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज रिपीटेड बी टाइम, मतलब ए को बी बार रिपीट किया गया तो ए की पावर बी ले लूंगी। ठीक है, जैसे यहां पे मैं कह रही हूं डाइस को 4 बार रोल किया है तो डाइस की पावर 4 आ जाएगी। अगर मैं बोलूंगी डाइस को 5 बार रोल किया है तो 6 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे ये बोले कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, बताओ क्या आंसर आएगा टोटल आउटकम का। टोटल आउटकम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे, मैंने किसी कॉइन को 3 बार टोस्ट किया, क्या आंसर आएगा। 8, वेरी गुड। मतलब कॉइन टोटल आउटकम 2, तो इस बार 3 टाइम्स है तो उसकी पावर क्या बन गई, 3। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 2 मतलब 8। पावर पता है ना कैलसी पे कैसे करते हैं, एवरीवन याद है सबको कैलसी पे पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर दोबारा से बता रही हूँ। जैसे 2 × एक बार हो गया, 2 3 4 5 6, ये 2 6 बार मल्टीप्लाई हो गए। सिर्फ इक्वल टू पे क्लिक करते जाना है। ठीक है, सिर्फ इक्वल टू पे क्लिक करना है। जैसे सिंपल, जैसे मान लो 3 को मैं 4 बार करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी 3 × 1 2 3 4, 243। ठीक है, बस यही करना है। अपने कैलसी पे ना टाइम वेस्ट नहीं, मतलब हमने वो ये नहीं 3 × 3 × 3 × 3 कर रहे हैं, सिर्फ इंटू करके एक बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अपने आप कैलसी उसे उतने गुना करता जाता है। ठीक है, अगले का आंसर दो बच्चे। डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, बताओ क्या आंसर आएगा एवरीवन, और स्पीड पे आंसर आने चाहिए सबके। डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, 36, वेरी गुड। 6 की पावर 2, 36। आगे डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, 3 बार डाइस को रोल किया,
बताओ क्या आंसर आएगा, टोटल आउटकम बताओ कितनी आएगी, 216। वेरी गुड। ठीक है, कि हमने डाइस को 3 बार रोल किया, तो वही चीज 6 क्या करूंगी, 6 इंटू इक्वल टू 36 1 2। ठीक है, तो वो कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, 216। डन। ठीक है, आगे, व्हेन अ कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। चलो टोटल आउटकम तो समझ में आ गए कैसे निकालने, टोटल आउटकम हमें समझ में आ गए। अब आते हैं फेवरेट आउटकम कैसे निकालने होते हैं जब किसी चीज को ज्यादा बार फेंका जाता है। तो बच्चे सबसे इजी काम होता है सैंपल स्पेस बना लो। क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हो सकता है ना लिख दो। जैसे सबसे पहले मैं कॉइन की बात करूंगी, कॉइन में 2 ही चीजें होती है ना, या तो हेड, हेड आएगा दोनों कॉइन्स पे, पहला कॉइन उछाला हेड आ गया, दूसरा कॉइन कॉइन उछाला उस पे भी हेड आ गया। ठीक है, हेड हेड आ गया, या फिर दोनों पे टेल टेल आएगा, दोनों पे टेल आ गया, या फिर एक पे हेड और एक पे टेल, तो एक सिचुएशन होगी एच टी वाली, या फिर एक पे टेल और एक पे हेड, एक सिचुएशन होगी टी एच वाली। क्या इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि 2 की पावर 2 करके ये तो पता लग गया कि टोटल आउटकम कितना है, पर फेवरेबल आउटकम भी तो समझना पड़ेगा। अब मान लो क्वेश्चन कह रहा है दोनों पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ही चांस है, एक ही ऐसी सैंपल स्पेस है जिसमें दोनों पे टेल आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4। मान लो क्वेश्चन आ गया 3, मतलब एटलीस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 टेल। पहले तो एटलीस्ट वर्ड समझो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक होनी चाहिए, 2 होगी ना तब भी चलेगी मुझे। एटलीस्ट का मतलब होता है कहते हैं एक तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो खुशी से ले लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जगह है जहां पे टेल है, या तो एक या तो एक से ज्यादा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बहुत काम आती है। ठीक है, सैंपल स्पेस बना लेनी। सेम सैंपल स्पेस अगर मैं उसके केस में बात करूं आपकी, लाइक 3 टाइम्स के केस में, तो सैंपल स्पेस ऑफ 3 टाइम्स, जैसे इस क्वेश्चन ने बोला है कि 3 टाइम्स टॉस करना है, तो 2 की पावर 3 से तो समझ में आता है कि 8 है टोटल आउटकम, तो 8 ही मेरी सैंपल स्पेस भी होनी चाहिए। तो बताओ बच्चे सबसे पहले क्या लिखूं, एच एच एच, तीनों पे हेड आ गया। ठीक है, फिर एक लिख रही हूं तीनों पे टेल आ गया, तीनों पे हेड तीनों पे टेल। ठीक है, फिर सबसे अच्छा तरीका एक एक को रिप्लेस करते जाओ, जैसे एच एच टी, फिर इसे इसी को उल्टा करके लिख देंगे, यहां पे लिख देती हूं टी टी एच। सेम चीज जैसे अब 2 रिप्लेस किए थे तो अब बीच वाले को रिप्लेस कर दो, एच टी एच। ठीक है, तो यहीं पे ये दूसरा भी बन जाएगा टी एच टी। ठीक है, ऐसे ही मान लो 2 रिप्लेसमेंट और डाल दी, तो वो बन जाएगा एच टी टी, और यहां पे टी एच एच। ठीक है, कोई एक तरह का बना लो, दूसरा उससे उल्टा अपने आप बनता जाएगा। तो ये मैंने एक टोटल 8 8 की मेरे पास सैंपल स्पेस बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब उसे 2 ही चाहिए, उसने ना एटलीस्ट वर्ड यूज किया ना एटमोस्ट वर्ड यूज किया। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, उसने कहा गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आ जाए कहते उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर पहले वाले को देखें, पहली सैंपल स्पेस को, तो इसमें 3 हेड है, यहां तो 2 नहीं हुए, उसे नहीं पसंद आएगा। ठीक है, यहां पे 2 हेड है, दिस इज सेलेक्टेड। यहां देखा जाए यहां पे भी 2 हेड है, दिस इज ऑल्सो सेलेक्टेड। यहां भी 2 हेड है, ये भी सिलेक्ट हो गया। आगे कहीं पे 2 हेड है नहीं, सिर्फ 3 ही ऐसी चीजें हैं जिनमें 2 हेड, 2 हेड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, क्या आंसर आएगा, 3/8। ठीक है, चलो, इफ अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम तो पता लग गया, 2 की पावर, क्योंकि कॉइन है तो टोटल आउटकम 1 पे 2 होते हैं, तो 2 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा टोटल आउटकम 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कि कम से कम 2 हेड तो हो।
तो इसी सैंपल स्पेस में अगर हम वर्क कर लें तो 2 हेड कम से कम इन तीनों में तो है ही है, इन तीनों में तो है ही है 2 हेड। ये 3 देख के तो वो खुश हो जाएगा, उसने कहा कम से कम 2 चाहिए। पर यहाँ पे एक है, वो नहीं खुश होगा। यहाँ पे भी एक है, उसे नहीं पसंद आएगा। एक है, नहीं पसंद आएगा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, नहीं पसंद आएगा। यहाँ पे 3 है, तीनों पे भी खुश हो जाएगा क्योंकि उसने कहा कम से कम 2 दिखा दो। तो 3 ये भी चलेंगे। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 ऐसे आउटकम है जो उसे पसंद आएंगे। सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मेरे? 4। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? F4 डिवाइड बाय TO, दैट इज 4 डिवाइड बाय 8, 1 डिवाइड बाय 2, या फिर बोल दें 0.5। डन एवरीवन? थोड़ा और डिफिकल्ट करें जिंदगी को। अब चलते हैं डाइस पे। अब डाइस को 2 बार रोल किया गया तो टोटल आउटकम तो सब लोग बता दोगे, 6 की पावर 2, दैट इज 36. What is the probability of getting a difference of 2 point? A dice is rolled twice. What is the probability of getting a difference? पहले difference की हिंदी बताओ। अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज बताओ, क्या बोलते हैं डिफरेंस को? माइनस। डिफरेंस दो चीजों के बीच का माइनस ऑफ 2 पॉइंट। दो चीजों को माइनस करोगे तो 2 आएगा। दो चीजों को माइनस करोगे तो 2 आएगा। दो चीजों को माइनस करोगे तो 2 आएगा। यहां दो चीजें हैं क्या मैम? डाइस को कितनी बार फेंका? 2 बार। तो पहली बार ये फैमिली है, इन 6 में से कोई होगा पहली बार में। दूसरी बार में फिर इन 6 में से कोई होगा। तो बस इन दोनों का यूज करके बनाओ ना उसकी सैंपल स्पेस। बताओ मुझे। सबसे पहले 1 से स्टार्ट हो जाया करो, हमेशा 1 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुए। ठीक है, मान लो पहली डाइस फेंकी 1 आ गया, दूसरी डाइस फेंकी 1 आया, माइनस किया। शर्त है हमारी कि दोनों डाइस को तब माना जाएगा अगर दोनों के नंबर को माइनस करके 2 आ जाए। 1, पहली डाइस फेंकी 1 आया, दूसरी फेंकी फिर 1 आ गया, क्या काउंट करोगे? एवरीवन काउंट करोगे बच्चे? नहीं काउंट करोगे ना, क्योंकि हमारी शर्त क्या, माइनस करने के बाद 2 आना चाहिए। तो 1 तो काउंट नहीं होगा। अब फिर 1 लेते हैं, 1 को देखते हैं 2 से। 1 फेंका 1 आ गया, दूसरा फेंका 2 आ गया। 1 माइनस 2 1। क्या 1 और 2 को लोगे पिक्चर में? नहीं लोगे। अब आते हैं 1 को देखते 3 के साथ। पहली डाइस फेंकी 1 आ गया, दूसरी डाइस फेंकी 3 आ गया। अब खुश। 1 माइनस 3 मैम 2 होता है। तो ये आने पे हम खुश हो जाएंगे, चाहे वो पहली पे 1 आ जाए चाहे दूसरी पे 1 आ जाए। मतलब दो बन जाती है सिचुएशन, एक 1 3 एक 3 1, दोनों पे हम खुश हो जाएंगे जी, शर्त पूरी हो गई। ठीक है, हाँ बच्चे, ये आएगा आपका 8/36 आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चे अब मैं 1 को 4 से करके देखूं तो 1 माइनस 4 3 हो जाता है, फिर खुश नहीं होंगे। 1 माइनस से 5 माइनस करें, 1 माइनस 5 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, फिर खुश नहीं होंगे। 1 को 6 के साथ करें, 1 माइनस 6 5 हो जाता है, फिर खुश नहीं होंगे। तो ऐसे ही अब 2 पे चलते हैं। 1 हो गया, अब 2 पे चलो। 2 पे गए, 2 को 1 के साथ कंपेयर किया, 2 माइनस 1 0, नहीं पसंद आएगा। 2 माइनस 2 0, नहीं पसंद आएगा। 2 माइनस 3 1, नहीं पसंद आएगा। 2 माइनस 4 2 होता है। 2 माइनस 4 2 होता है, तो ये पसंद आ जाएगा हमें कि अगर पहले पे 2 आ गया और दूसरे पे 4, ऐसे ही दूसरे पे 4 आ गया या पहले पे 2, दोनों पसंद आ जाएंगे। क्योंकि दोनों, सबको देखो, मैं यहाँ पे जो भी फेवरेबल आउटकम में लिख रही हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, सबको माइनस करके 2 बनता है। यही तो शर्त है हमारी कि 1 माइनस करके 2 बन जाए, माइनस करके 2 बन जाए, माइनस करके 2 बन जाए, माइनस करके 2 बन जाए। अब तक हमने 4 पहचान लिए। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, आप जितना जितना भी एक बार भी आपको कोई पहचान में आ गया ना, तो और कहीं पे भी -2 होने के चांसेस नहीं होते उसके। जैसे 2 में से 5 माइनस करोगे 3 आता है, 2 में से 6 माइनस करोगे 4 आता है। सेम चीज मैं 3 के साथ चलूंगी। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1, नहीं आएगा। 3 माइनस 3 0, नहीं आएगा। 3 माइनस 4 1, नहीं आएगा। 3 माइनस 5 क्या बन जाता है? 2। ठीक है, 3 माइनस 5 क्या बन जाता है? 2। तो ये आएगा 3 और 5 एंड 5 और 3। समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, अभी आप देखोगे तो 4 भी हम देख चुके हैं।
हमने 4 - 2 लिख दिया, बस 4 के मामले में एक चीज रह गई, हमने 4 के मामले में 6 नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या आएगा 4 6, सेम उल्ट भी आ जाएगा 6 4। अब 5 पे चलते हैं, 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आता है, वो हम लिख चुके हैं। 5 में से 6 माइनस करोगे तो 1 आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। सेम 6 पे चलते हैं, 6 में से 4 माइनस करो तो 2 आता है। तो अल्टीमेटली कितने लोग चूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनको माइनस करेंगे तो 2 आता है। पहला कॉम्बिनेशन 1 3 का, तो उसका उल्ट भी लिख दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, फिर चौथा कॉम्बिनेशन। और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनता है 2 का कि माइनस करके 2 आता हो। तो आप काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम कितने आए? 8। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8 डिवाइड बाय 36। एक और क्वेश्चन है, करें फिर ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, मैं क्लास बंद कर रही हूँ फिर। 2 dices are thrown simultaneously, again total outcome क्या आ जाएगा? 6 की पावर 2 36। Find the probability that the sum of points on 2 dices would be 7 or more। मतलब या तो टोटल 7 आना चाहिए दोनों का, या 7 से ज्यादा। तो मैं टोटल के आउटकम्स आपको लिख के दे रही हूँ, या तो टोटल 7, इसका मतलब 8, या 9, या 10, या 11, या 12। बताओ क्या 12 से ऊपर का सम आ सकता है कभी भी दो डाइसिस का? जैसे ये फैमिली लिख रही हूं, पहले डाइस पे ये आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी ये आ सकता है। छोटे से छोटी चीज को प्लस करोगे तो 2 आएगा, बड़े से बड़ी चीज को प्लस करोगे तो 12 आएगा। क्या इसके अलावा कोई इससे बड़ा सम आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 7 से लेके 12 तक जाएंगे, मैक्सिमम 7 से लेके 12 तक ही जाएंगे। उसने मोर बोल दिया, हमें पता है हमारा स्टॉपेज कहाँ लगना है। ठीक है, तो 7 के लिए अगर हम देखें तो 7 के लिए आप 1 को 6 में प्लस करोगे तो 7 आता है, तो ऑब्वियसली 6 को 1 में प्लस करोगे तब भी तो 7 आएगा। सेम चीज अब हम 2 पे सोच लेते हैं, 2 में 5 को प्लस करोगे तो 7 आता है। सेम चीज 5 को 2 में प्लस करोगे तो 7 आएगा। अब 3 पे सोच लेते हैं, 3 में 4 को प्लस करोगे तो 7 आता है, तो अगेन 4 में 3 को प्लस करोगे तो 7 आएगा, और किसी से 7 बन नहीं रहा। अब चलते हैं 8 पे, 1 को 6 में प्लस करें तो नहीं आता है 7। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सीधा 2 पे जा रही हूँ। 2 को 6 में प्लस करो तो 8 आता है, 2 में 6 को प्लस किया तो 8 आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप चलते हैं 3 पे, 3 में किसको प्लस करें तो 8 आएगा? 5 को, मतलब 3 में 5 और 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 में 4 को प्लस करें तब भी 8 आता है। ठीक है, और आगे किसी में भी 8 नहीं आ रहा। हाँ बच्चे, 21/36 आंसर आएगा। सेम चीज अब मैं कर रही हूँ 9 के साथ। 6 में 5 को ऐड करें तो 9 आता है। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। 2 में 6 को ऐड करें तो 8 होता है, 2 नहीं हो सकता। 3 में 6 को ऐड करें तो 9 आता है, तो 3 6 और एक 6 3। सेम चीज 4 पे ट्राई करके देते हैं। 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आता है, 4 5 और 5 4। ठीक है, तो यही है बस। ऐसे 10 करके देखते हैं। 10 4 में 6 को ऐड करो तो 10 आता है। सेम चीज 6 में 4 को ऐड करो तो 10 आता है। आगे 5 में 5 को ऐड करोगे तब भी 10 आता है। ठीक है, ऐसे 11 देखें तो 11 बन रहा है 5 में 6 को ऐड करके, तो उल्ट भी आ जाएगा, 6 में 5 को भी ऐड कर देंगे। 12 देखे तो एक ही सिचुएशन में आता है, 6 में 6 को ऐड करने से आ जाता है। ठीक है, आप देख रहे होगे मैंने किया क्या, मैं लाइन वाइज चल रही थी। पहले मैंने 1 की फैमिली से शुरू किया कि 1 की फैमिली से 7 चेक किया, फिर 2 से 7 चेक किया, फिर 3 से 7 चेक किया। तो वैसे आप गलती कभी नहीं कर पाते हो। अब जो भी आया बस इसे काउंट कर लो। पहले में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल आउटकम आए हमारे 21 21। तो ठीक है, फेवरेबल आउटकम 21 और टोटल कितने आए? 36। क्या आंसर आएगा? 21 डिवाइड बाय 36। आज जितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, प्लीज घर जाके खुद भी करो। अभी मैं कोई होमवर्क आज के दिन में कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ,
और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला याद करके आना। कल की क्लास में सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी।